So, hello everyone. Today we will be doing section 3, section 4. In our earlier class, we have done animus contra andi, intention to create legal relation. इससे पहले वाली क्लास में हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कर चुके हैं, दैट इज एनिमस contra andi. Today we will be doing section 3 and a little part of section 4, not complete. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से. इफ यू हैव योर बेयर एक्ट, यू कैन ओपन योर बेयर एक्ट. आपके पास अपना बेयर एक्ट होना चाहिए हमेशा. दैट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. दिस इज द एक्चुअल लॉ. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3 से. इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने सेक्शन 7 करा था. सेक्शन 7 वो भी एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है. इससे पहले हम 2 टॉपिक कर चुके हैं, प्रपोजल कर चुके हैं, एक्सेप्टेंस कर चुके हैं. तो सेक्शन 7 जब हमने करा था तो एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है. दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट, यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होनी चाहिए. वो सब हम देख चुके हैं सेक्शन 7 में. ठीक है, तो वो हमें बताता है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए. प्रपोजल हम देख चुके हैं 2A में. अब बात करते हैं सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 की. सेक्शन 3 बात करता है, पहले मैं आपको बता देता हूं. हमने प्रपोजल देखा, प्रपोजल, उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस देखा, दिस विल कन्वर्ट इनटू प्रॉमिस. तो ये सेक्शन 2A 2B ये हम देख चुके हैं. ठीक है, तो इसके साथ हम सेक्शन 7 देख चुके हैं. सेक्शन 7 बताता है कि एक्सेप्टेंस कैसी होती है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए. एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हम ये सब कर चुके हैं. अच्छा, अब हमें बात करनी है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, प्रपोजल की कम्युनिकेशन, रेवोकेशन की इनकी कम्युनिकेशन कैसे होगी. कम्युनिकेशन कैसे होगी? कम्युनिकेशन जैसे सबको पता है, कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना. ठीक है, सेक्शन पढ़ते हैं पहले. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल. कम्युनिकेशन किसका? द कम्युनिकेशन ऑफ, सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज प्रपोजल. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल. तो 3 चीज हमने देखी, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन. इसका क्या? कम्युनिकेशन. इसको अभी हम देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे. पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड acceptances respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. और इस और को आप मार्क कर सकते हो, और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट. ठीक है, आया कुछ समझ में? अभी देखते हैं, बात करते हैं कम्युनिकेशन की. सेक्शन 3 किस चीज की बात करता है? कम्युनिकेशन की बात करता है. मीनिंग देयर बाय, हाउ विल यू कम्युनिकेट. आप एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करोगे? प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे करोगे? रेवोकेशन को कम्युनिकेशन कैसे करोगे? 3 चीजें. क्या 3 चीजें?
What are the three things? First is proposal. Second thing is acceptance. And third is revocation. As we have seen here. देख सकते हो आप. अब बात करते हैं आगे, इससे आगे कैसे होगा ये? बाय एनी एक्ट और ओमिशन. लिखा हुआ है ना यहाँ, देखोगे तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय, कैसे? बाय एनी एक्ट और ओमिशन. डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन. ठीक है ना? ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग. by which he intends to communicate such proposal. मतलब आप ये नोट डाउन करो, मैं समझा रहा हूं आपको. बाय एनी एक्ट और ओमिशन. इसके आगे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट बाय विच क्या लिखा है सेक्शन में? he intends to communicate. ठीक है? by which he intends to communicate. इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं अभी. ठीक है? और बीच में और लिखा हुआ है ना, has the effect of communicating it. ठीक है? ये दो चीजें लिखी, इनका मतलब क्या है? देखो स्टार्टिंग से देखते हैं. हाउ इज कम्युनिकेशन मेड ऑफ प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन. तीन चीजें समझ में आई. प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन का कैसे होगा? बाय एनी एक्ट और ओमिशन. बाय एनी एक्ट और ओमिशन का मतलब बाय एनी रीजनेबल मैनर. हाउ अ प्रूडेंट पर्सन. बाय एनी रीजनेबल मैनर इसका मतलब है कि अगर ए को, बी को कोई प्रपोजल है, सपोज एक पर्सन है, उसको बी को एक प्रपोजल सेंड करना है, तो कैसे सेंड करेगा? बाय एनी रीजनेबल मैनर. रीजनेबल मैनर क्या होगा? ईमेल कर देगा उसको या पोस्ट कर देगा. एनी रीजनेबल मैनर मीनिंग देयर बाय हाउ अ प्रूडेंट पर्सन विल बिहेव इन दिस सिचुएशन. का मतलब एक प्रूडेंट पर्सन कैसे कम्युनिकेट कर सकता है. फोन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है, ईमेल के थ्रू कर सकता है, पोस्ट के थ्रू कर सकता है. दीज आर यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर. ठीक है? बाय एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन. ठीक है ना? कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, लेकिन वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए. और प्रूडेंट पर्सन, इसका टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होगा. जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, वेन एवर यू हैव टू सी वेदर दिस इज प्रपोजल, दिस इज एक्सेप्टेंस और दिस विल अमाउंट टू प्रॉमिस और नॉट, तो आप हमेशा क्या चेक करोगे? यू विल ऑलवेज चेक द ऑब्जेक्टिव टेस्ट. यू विल ऑलवेज, हाउ विल यू टेस्ट? The test is of objective test. Objective test means how a reasonable person will behave in this particular situation. ठीक है? तो प्रपोजल कैसे हो सकता है? किसी भी एक्ट और ओमिशन से, और एक्ट और ओमिशन कैसा होगा? रीजनेबल होगा. एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन सेम. ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन का मोड क्या होगा? कोई भी एक्ट और ओमिशन. आगे बात करते हैं उससे.
बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, इस पे आते हैं, बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट। इंटेंशन क्या होनी चाहिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा एनिमस कॉन्ट्रीएंडी, हिज इंटेंशन शुड बी टू कम्युनिकेट इट टू द अदर पार्टी। ए कोई एक्ट करे जिस एक्ट से उसकी इंटेंशन हो कि ये प्रपोजल बी तक पहुंच जाए। उसने एक पोस्ट लिया, पोस्ट को लिखा और जाके पोस्ट ऑफिस में दे दिया एड्रेस डाल के बी का, तो उसकी इंटेंशन क्या है, दैट दिस प्रपोजल विल रीच बी। सिमिलरली in this situation, if B want to accept that proposal, then B will also do any act or omission to accept that proposal. B भी कोई एक्ट करेगा, अगर B को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो B will also do any act, some act, ठीक है ना। In this case B will also do some act। तो और उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन शुड बी टू कम्युनिकेट, हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, सेकेंड पार्ट है, हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। अब इसको समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ए है, एक बी है। ए बी को एक प्रपोजल सेंड करता है। सपोज ए को बी की कार पसंद आ जाती है और ए बी को उस कार के लिए प्रपोजल सेंड करता है दैट आई वांट टू बाय योर व्हीकल फॉर दिस अमाउंट, XYZ कुछ भी प्रपोजल सेंड करता है बी को पोस्ट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू उसको ये प्रपोजल सेंड करता है, पोस्ट के थ्रू। नाउ सपोज बी के ऑफिस पे सेंड करता है, बी का जो प्लेस ऑफ वर्किंग है, बी का ऑफिस है, वहां पर सेंड करता है। बी यहां पर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, बी को ये पोस्ट रिसीव होता है, ठीक है। बी इस पोस्ट को चेक करता है और बी अपने दिमाग में एक डिसीजन ले लेता है। सपोज बी टेक्स अ डिसीजन इन हिज ओन माइंड, ही टेक्स अ डिसीजन और वो इसको अपने ड्रॉर में रख देता है, पोस्ट को, मतलब अपने दिमाग में सोच लेता है कि मैंने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वट, और वो अपने ड्रॉर में उस पोस्ट को रख देता है जो ए ने उसको सेंड करा था प्रपोजल। सो नाउ टेल मी whether this will amount to a proposal, whether this will amount to acceptance। क्या आप कह सकते हो कि ये एक एक्सेप्टेंस है? सपोज उसने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया उसको, सपोज बी ने अपने माइंड में उसको एक्सेप्ट कर लिया दैट ओके आई विल सेल माई कार टू ए, दैट आई एम रेडी टू सेल माई कार टू ए। नाउ टेल मी whether this will amount to acceptance। mere mental decision of B that I will sell my car and he is ready to sell his car on the agreed terms and condition which A has proposed to him। जो A ने उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो दी है, जो भी प्राइस कोट करा है, बी उस पर रेडी है, बट बी ने अपने मेंटल डिसीजन, अपने दिमाग में वो डिसीजन लिया है, बट किसी को उसको सिग्निफाई, किसी को कम्युनिकेट नहीं करा है। विल दिस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, क्या ये एक्सेप्टेंस होगा? द आंसर इज नो, दिस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसी सिचुएशन में सपोज, अब रीजन क्या है इसमें, पहले आप ये जान लो रीजन क्या है। रीजन है दैट B did not signify his assent। B did not signify, ना तो इसने कोई एक्ट किया, B ने कोई एक्ट किया, नो। जैसा आप यहां देखोगे एनी एक्ट और ओमिशन,
yes, he omitted, but this omission will not amount to acceptance. ऐसा omission नहीं था ये, ना ही ऐसा कोई एक्ट था. अब इसी सिचुएशन में आप इसी सिचुएशन में देखो, अगर इसी सिचुएशन में सपोज बी एक एक्ट करता है, बी भी इसको एक्सेप्ट करता है, बी भी एक लेटर लिखता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, बट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख के उसको अपनी ड्रॉर में रख देता है, उसको भी अपनी ड्रॉर में रख देता है. इस सिचुएशन में बताओ, विल यू से, क्या आप कह सकते हो कि इसने बी ने एक एक्ट करा है और इसकी इंटेंशन भी है अपनी कार को सेल करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की ए के साथ. अब आप कह सकते हो कि यहां पर उसकी इंटेंशन भी है और उसने कोई एक्ट भी करा है. कैन यू से दिस? सो विल दिस मीन इसका मतलब ये होगा कि बी बाउंड हो गया, या फिर ए बाउंड हो गया, कोई बाउंड हो गया इनमें से. कैन यू से दैट? द आंसर विल बी नो. द आंसर विल अगेन बी नो, because see, there was no communication from B's side. B ने, this will not amount to communication, इसको communication नहीं कह सकते. We cannot say that this is communication because B has not signified his assent. आप देखोगे, हमने पहले देखा था प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में 2A और 2B में, अब ये देखोगे सिग्निफाइज, ये प्रपोजल की बात है, सिग्निफाइज. और सेम थिंग आप देखोगे टू बी में, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट. सिग्निफाई का मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट. मतलब बी अपनी बात को सिग्निफाई करे ए को. मतलब इस केस में बी ने जो लेटर एक्सेप्ट करके, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपनी ड्रॉर में रख लिया, सो दिस विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, बिकॉज ये कम्युनिकेट तो हुआ ही नहीं ए को कैसे पता चलेगा बी ने एक्सेप्ट करा या नहीं करा? आप एक पार्टी को कैसे बाउंड करोगे व्हेन ही इवन डोंट नो दैट वेदर हिज प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और नॉट? ठीक है ना? सो mere writing down or mere mental decision, this will not amount to acceptance, this will not amount to communication, or this will not amount to acceptance. There should be communication. B अपनी बात को signify करे A को by any mode, by letter, by phone call, by any mode. If there is if the mode of acceptance is not provided, not prescribed, and if it is prescribed, then accordingly, then in the same manner in which the method is prescribed. ठीक है? Now tell me one more thing. एक और चीज बताओ, ये आपको समझ आया? और इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं. ये जो और लिखा हुआ है बीच में, और ये, सो आप देखोगे कि mere intention will not be enough. You will find that mere intention will not be enough if there is no act which has the effect of communicating. ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ जिसका इफेक्ट हो कम्युनिकेट करने का, तो mere intention अपने आप में इनफ. you cannot say that mere intention, mere mental decision, और आपने उसको एग्रीमेंट करके अपनी ड्रॉर में रख लिया, this will amount to acceptance. No, there should be some act which has the effect of communicating. आपने कोई ऐसा एक्ट किया हो, आपने जाके उसको पोस्ट किया हो जिससे वो ए के पास पहुंच जाए आपकी कम्युनिकेशन. दिस, बट यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस और, बिकॉज यहां पर लिखा क्या हुआ है? और, एंड नहीं लिखा हुआ. सो रिगार्डिंग दिस, इट वॉज सजेस्टेड बाय मुल्ला. This was suggested by Mullah.
that or should be removed and should be added. और को वहां से रिमूव कर देना चाहिए और एंड को ऐड कर देना चाहिए. बट टिल नाउ दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. Mullah has suggested that the word or should be replaced by and. This is because a mere intention to communicate is not sufficient. The mere intention to communicate is not sufficient for an effective communication unless the communication has an effect of communicating. जब तक communication का effect ये नहीं होता कि communicate हो जाए बात, unless the communication has an effect of communicating. A mere intention is not sufficient. आपने सिर्फ अपने माइंड में कोई इंटेंशन बना ली, that you cannot say that this is sufficient for acceptance or you have accepted the proposal. No, सिर्फ इंटेंशन इनफ नहीं होती है. You have to do some act which has the effect of communicating. But even after this suggestion, इस suggestion के बाद भी the law commission did not accepted it. Law commission did not accepted this suggestion of Mullah. Law commission considered this opinion but did not make any change as this has not caused any difficulty. ये उनकी reasoning थी that this is not causing any difficulty. तो उन्होंने नहीं करा उसको. Next thing is, tell me one thing. Tell me this thing. Can you consider silence as can silence be a mode of communication? Can silence be a mode of communication? सेक्शन 3 हमने पूरा देख लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन साइलेंस बी अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन? साइलेंस को आप बोल सकते हो कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. साइलेंस को आप बोल सकते हो कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर ए ने बी को कोई प्रपोजल दिया that I want to buy your watch for 5,000 rupees and B is sitting quietly. B is not answering A. B is not giving any response to A. So in this particular situation, can you say B is silent? B is silent. Is not saying anything. Can you infer this thing that B has given his acceptance? B has accepted the offer of A. Can you say in this condition? इन दिस सिचुएशन बताओ. ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को कोई ऑफर दिया, XYZ कोई भी ऑफर दिया, एंड बी सिटिंग साइलेंटली. बी साइलेंटली बैठा हुआ है. बी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको. ना बी ने कोई एक्ट किया. तो क्या इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या इस सिचुएशन में प्रॉमिस हो जाएगा? क्या इस सिचुएशन में कैन यू से that there is a concluded contract? क्या आप कह सकते हो ऐसा हो गया? बताओ. सी, there can be two situations. अब इसके दो रूल हैं. एक है जनरल रूल और एक है एक्सेप्शनल केस. ठीक है. जनरल रूल क्या होगा? डज अ मियर साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस? क्या सिर्फ चुप रहना एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है नो. Silence does not amount to acceptance. Silence does not amount to acceptance. Silence does not
रिजल्ट इनटू एक्सेप्टेंस। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर दिया। इसमें आप एक केस देख सकते हो, एक केस करते हैं। केस का नाम है फेल्ट हाउस, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, सॉरी, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले 1862। आप एक बार नाम चेक कर लेना, अदरवाइज एज पर मी, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज करेक्ट। Feldhaus versus Bindley. Now what happens in this case is, there was a uncle and there was a nephew. Nephew आपको पता होगा, भतीजे को बोलते हैं nephew। तो चाचा भतीजा आप ये समझ सकते हो। अंकल और नेफ्यू की बात होती है, ठीक है। नेफ्यू का काम होता है, नेफ्यू हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स की सेल परचेज में काम करता है। हॉर्स रखता है, मतलब बेसिकली हॉर्स मतलब घोड़े, घोड़ों की सेल और परचेज में डीलिंग करता है नेफ्यू। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, अंकल को, द अंकल अंकल को कोई हॉर्स पसंद आता है नेफ्यू के पास, और अंकल नेफ्यू को उस हॉर्स को परचेज करने के लिए ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं। अंकल नेफ्यू को प्रपोजल देते हैं टू बाय दैट पर्टिकुलर हॉर्स, ठीक है। और प्रपोजल में एक टर्म होती है, एक लाइन ऐड करते हैं प्रपोजल में, अपनी प्रपोजल में एक लाइन ऐड करते हैं, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम, I shall consider the horse is mine। मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, अगर जो नेफ्यू मना नहीं करता है रिप्लाई करके, तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स मेरा हुआ। अगर नेफ्यू जो है वो रिप्लाई करके मना नहीं करता है, तो मैं मान लूंगा कि ये हॉर्स मेरा हुआ। तो इस तरीके का प्रपोजल अंकल देते हैं नेफ्यू को। नेफ्यू इसका कोई रिप्लाई नहीं करता डायरेक्टली, नेफ्यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस ऑफर, टू दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता नेफ्यू। बट व्हाट ही डज, नेफ्यू करता क्या है, नेफ्यू का एक ऑक्शनर होता है, एक ऑक्शनर होता है नेफ्यू के पास, जो उसके हॉर्स को सेल परचेज करता था। ऑक्शनर एक आदमी था जो उसके हॉर्स को सेल परचेज करता था। नेफ्यू टोल्ड हिम, नेफ्यू इस ऑक्शनर को बोलता है टू नॉट टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स। ये इसको डायरेक्ट करता है टू नॉट टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स, जिस हॉर्स की बात अंकल कर रहे थे, नेफ्यू अपने ऑक्शनर को बोलता है कि आप उस हॉर्स को सेल मत करना, ठीक है ना। द नेफ्यू आस्क्ड हिज ऑक्शनर और डायरेक्टेड हिज ऑक्शनर नॉट टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स, ठीक है। बट होता क्या है, आगे क्या होता है, ऑक्शनर बाय मिस्टेक उस हॉर्स को सेल कर देता है। बाय मिस्टेक ऑक्शनर उस हॉर्स को सेल कर देता है। अभी तक की कहानी आपको समझ आई।
अभी तक की कहानी आपको समझ आई? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले में अंकल और नेफ्यू की स्टोरी है। नेफ्यू का हॉर्स का काम है। अंकल उसको एक प्रपोजल देते हैं, जिस प्रपोजल में ये टर्म मेंशन करते हैं अंकल। नेफ्यू उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, बट अपने ऑक्शनर को बोल देता है कि आप उस हॉर्स को सेल मत करना, डू नॉट सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स, जिस हॉर्स की बात अंकल कर रहे थे। बट ऑक्शनर बाय मिस्टेक उस हॉर्स को सेल कर देता है। अब अंकल जो है वो नेफ्यू को स्यू करते हैं, वो उस पर केस फाइल करते हैं। अंकल नेफ्यू पे केस फाइल करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर हॉर्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब अंकल का ये कहना है कि देर वॉज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको प्रपोजल दिया था एंड योर इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर टू सेल दैट पर्टिकुलर हॉर्स टू मी। आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर थी क्योंकि आपने उसको सेल नहीं करने के लिए बोला था। एंड मैंने अपने प्रपोजल में वो टर्म भी ऐड करी थी। टर्म क्या ऐड करी थी? दैट इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, इफ आई हियर नो मोर अबाउट हिम, आई शैल कंसिडर द हॉर्स इज माइन। ये अंकल का कहना है। एंड नेफ्यू डिड नॉट रिस्पॉन्डेड, तो नेफ्यू कहता है कि आई नेवर सिग्निफाइड माई एक्सेप्टेंस, मैंने कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने कोई सिग्निफाई नहीं किया, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, तो हाउ कैन यू से दैट देयर वाज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट? आप कैसे कह सकते हो कि एक कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट था? सो हेयर द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट क्या कहता है इस बारे में? कोर्ट हेल्ड that the nephew was not held liable. The court did not held the nephew liable. कोर्ट कहता है कि nephew is not liable. Not liable. Nephew is not liable. Why? Because the acceptance was not communicated to the uncle. The same thing. Acceptance was not communicated to uncle. अंकल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई नहीं, तो हाउ कैन यू से दैट देयर वाज अ कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट? सो इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नेफ्यू इज नॉट लाइबल. सो दिस केस इज ऑन general rule. What is the general rule? That silence does not amount to acceptance. इससे बड़ा क्लियर हो जाता है एंड दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन जनरल रूल ऑफ साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस के ऊपर ये केस है। और ये केस कहता है कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस इफ अ पार्टी हैज नॉट एक्सेप्टेड योर प्रपोजल and has not given his assent and has not signified, not communicated the assent to you, then there is no acceptance and thereby there is no contract. ठीक है ना? तो साइलेंस कैन नॉट बी अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस. कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं. अब एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं? एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बताता हूं. सपोज एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. एक टीनेंट है, टीनेंट और एक लैंडलॉर्ड है. लैंडलॉर्ड, एक टीनेंट और एक लैंडलॉर्ड. नाउ सपोज टीनेंट ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पर ली हुई है लैंडलॉर्ड की. एक पीजी है जिस पे टीनेंट रहता है. सपोज टीनेंट इज गिविंग 1000 रुपीज पर मंथ देता है टीनेंट लैंडलॉर्ड को 1000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, सपोज 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ. नाउ फ्रॉम दिस मंथ लैंडलॉर्ड increased the rent to 1100 rupees per month. Now लैंडलॉर्ड ने रेंट को इंक्रीज कर दिया टू 1100 रुपीज पर मंथ.
पहले 1000 रुपए दे रहा था, अब 1100 रुपए हो गए। तो एंड टीनेंट डिड नॉट रिफ्यूज, टीनेंट डिड नॉट ऑब्जेक्ट, टीनेंट कुछ नहीं कहता और 1000 की जगह 1100 रुपए देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन tenant did not accepted it, tenant did not give his assent, or he did not signify his assent, or he did not communicated his assent। ठीक है ना। तो टेनेंट ने कोई पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन के थ्रू ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं किया, बट बाय हिज कंडक्ट, बाय हिज कंडक्ट एंड बाय हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस कहो या कंडक्ट कहो, he did not, basically he did not objected to the increase in the rent। तो उसने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यू कैन से दैट, यू कैन से दैट देर इज एक्सेप्टेंस, देर इज एक्सेप्टेंस बाय साइलेंस। इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इन्फर किया जा सकता है। हेयर वी कैन इन्फर दैट साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां बाय वर्ड्स, जहां एक्सप्रेसली कुछ मेंशन नहीं होता, जहां कोई एसेंट नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, बट बाय कंडक्ट, बट बाय कंडक्ट इन सच केसेस साइलेंस डू अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर एंड करते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 4। सेक्शन 3 हमने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 3 का एक एक पार्ट हमने देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया, और एक्सेप्टेंस में कैन साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस वो भी हमने देख लिया। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का केस देख लिया। ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सेक्शन 4। थैंक यू।